हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि आपका यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, रीट, बी टेट और अन्य जो भी स्टेट टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये आपके आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, नया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? देखिए, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, जो कि ज़मीन में पड़ने से सड़ जाता है, उसको आप जैव अपघट्य बोलते हैं। और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जिसको होता है ना कि इधर उधर फेंक देने के बाद जो है वो सड़ता नहीं है। जिसे इधर उधर फेंकने से ताल्लुक ये है कि जब आप उसको, होता है ना कि वेस्ट में डाल देते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद सड़ जाता है, तो वो होता है आपका जैव अपघट्य। और जो सड़ता नहीं है ना, जो एज इट इज रह जाता है, उसको आप बोलते हो अ, जो जैव अपघट्य ना हो। ठीक है, तो देखिए लिखा है प्लास्टिक, पॉलिथीन, शीशा। तो इनमें से कोई भी जो है वो जैव अपघट्य है ही नहीं, आपका जैव अपघट्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैव अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जैविक रूप से सरलतापूर्वक नष्ट किया जा सकता है। प्लास्टिक, पॉलिथीन और शीशा जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। प्लास्टिक, लोहा, शीशा इत्यादि पदार्थ अक्षयकारी प्रदूषक, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं, जो कि जीवाणु द्वारा नष्ट नहीं होते हैं या इनका विघटन की क्रिया कम होती है, अतः ये वातावरण में एकत्र रहकर दूषित करते हैं। देखिए, कभी भी आप कहीं पे शीशा डाल के रखिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्या देखिए शीशा सड़ता है? नहीं सड़ता। प्लास्टिक सड़ती है? नहीं सड़ती है। ठीक है, लेकिन वही कपड़ा वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ होगी ना, तो वो कुछ टाइम के बाद सड़ जाता है। ठीक है, ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है ना, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर में है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु विविध प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण विधि है। संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व शामिल है। भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान, 544 वन्य जीव अभ्यारण्य, 77 संरक्षण रिजर्व एवं 46 समुदाय रिजर्व शामिल हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लेके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस ओपन एंड शट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? मतलब हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है आपका वो 1973 से शुरू हुआ है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ कि प्रोजेक्ट एलिफेंट मतलब प्रोजेक्ट हाथी जो है कब शुरू हुआ, उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। समुद्र का कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है? तो याद रखिएगा, समुद्र का 0.65% जो वाटर है बस वही पीने योग्य है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समुद्र का 0.65% पानी, मतलब पूरा 1% भी पानी पीने योग्य नहीं है। ठीक है ना। पृथ्वी के 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल का लगभग 96.5% भाग समुद्री खारा जल है। सागरों में क्षारकता अधिक होने की वजह से पानी पीने योग्य नहीं होता। सिंपल सी बात है, उसमें जो है वो सॉल्टी ज्यादा होता है, इस वजह से वो पीने योग्य नहीं होता है। समुद्र के खारे पानी को खारेपन से मुक्त करने के लिए की प्रक्रिया को डिसैलिनेशन कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर समुद्र के पानी, खारे पानी को हम उसमें से खारापन खत्म करना चाह रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो डिसैलिनेशन। ठीक है, डिसैलिनेशन कहा जाता है, अर्थात लवण और खारेपन से मुक्त शुद्ध पानी। ठीक है, इसी में समुद्र के पानी को डिसैलिनेट करने का सबसे प्रभावशाली तकनीक रिजर्व ओस्मोसिस, मतलब जिसको आप आरओ बोलते हो ना, रिजर्व ओस्मोसिस तकनीक है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल से, सिलिका से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर आप काम करेंगे तो जो है आपको श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। टेक्सटाइल कंपनियों में रुई के छोटे छोटे तंतु मजदूरों के फेफड़े में जाते हैं, जिससे कैंसर होता है। इसी को श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो होता है टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब जो है कपड़े बनाने, धागे बनाने वाली जो जगह है वहां से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? ठीक है, हरित गृह प्रभाव के द्वारा
पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? तो याद रखिएगा इससे जो है इंफ्रारेड, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं है, गामा रेडिएशन नहीं है, एक्स एक्स किरण रेडिएशन नहीं, इंफ्रारेड रेडिएशन है, याद रखिएगा। अब देखिए इंफ्रारेड होता है क्या, आगे पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वो गैसें हैं जो तापीय अवरक्त इंफ्रारेड विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। मतलब जब पृथ्वी से किरणें जमीन पे आती हैं ना सूरज की, तो ये एक जाल टाइप का बना लेती हैं, ठीक है, जिसको आप भूमंडलीय तापन बोलते हैं ना, वही चीज़ है। और इसको वापस जाने नहीं देती, जिससे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि पृथ्वी के वायु मतलब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, तो इनमें से कौन सी नहीं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है जलवाष्प है, मतलब पानी का जो भाप बन के निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है आपका फ्रिज जो है फ्रिज से, एसी से और इन सारी जगहों से आपको मिलता है, ठीक है ना। हरित गृह प्रभाव के कारण वायुमंडल में एक परत बन जाती है, जिससे सूर्य की विकिरण धरती पर तो आती है लेकिन वापस पूर्णतः नहीं जा पाती है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं अभी कि इसमें यही होता है जिसको आप भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर तापीय इंफ्रारेड रेडिएशन में वृद्धि होती है, ठीक है ना। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी, याद रखिएगा 6 अगस्त और 9 अगस्त को दो परमाणु घटनाएं हुई हैं, जो कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुई थी। तो देखिए पहली पूछा इसलिए 6 अगस्त 1945, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। जापान के हिरोशिमा में अमेरिका द्वारा पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। इतिहास में यह पहली परमाणु दुर्घटना थी। दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया। देखिए मैंने बताया ना 6 अगस्त और 9 अगस्त को। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया उसका सांकेतिक नाम लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम का नाम फैटमैन था। यह आपके यूपी टेट के पर्यावरण अध्ययन में जरूर पूछ देता है, ठीक है। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? जब भी गहन संलग्नता की बात अगर की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड को याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको सीओ बोलते हो आप, एक मुख्य वायु प्रदूषक है। यह ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना तीव्रता से हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। देखिए अगर जैसे किसी को ना कहीं बंद करके अगर कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ दी जाए तो ये जो है, जैसे ऑक्सीजन ब्लड में घुलती है ना, लेकिन ये उससे 250 गुना तेजी से घुलती है आपके ब्लड में, और ये आपका दम घोट के मार देती है। इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। अगर दम घोटू गैस पूछे जिससे दम घुटता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। लगभग 50% से अधिक हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, इसको दम घोटू गैस बोलते हैं। इससे जो है सप्लाई रुक जाती है, ठीक है, और इंसान मर जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए, मतलब वहां पे जो है प्लांट्स वगैरह लगाए जाएं? ये दिया था उन्होंने 1994 में, 1994 में, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को, जो ताजमहल का आपका क्षेत्र, ताजमहल आगरा में स्थित है, आपको पता होगा, यमुना नदी के किनारे पे है ये। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर कब दिया था? तो 1994 में ये ऑर्डर दिया कि आप जो है ताजमहल के आसपास जो है पौधों को लगाएं। हरित क्षेत्र का मतलब होता है पेड़ पौधों को लगाना, ठीक है। ताजमहल के आसपास तमाम रासायनिक कंपनियों के खुल जाने के कारण, याद रखिएगा, आगरा जो है उसके उसमें बहुत सारी जो है केमिकल फैक्ट्रीज और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज खुल गई हैं, ठीक है। तो ताजमहल के आसपास तमाम रासायनिक कंपनियों के खुल जाने के कारण वायु प्रदूषण की दर बढ़ गई, जिससे विश्व विरासत ताजमहल की दीवारों पर धब्बे पड़ने लगे। अगर आप गए होंगे, मैं गया हूँ यहाँ पे, मैंने देखा भी है, सही बात है, इस पे धब्बे पड़े हुए हैं। इसे देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने 1994 को, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, 1994 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय कि मथुरा की तेल शोधनशालाओं में उत्सर्जित SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से उत्पन्न अम्ल वर्षा ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचा रही है, ठीक है। ताजमहल पर अम्ल वर्षा, अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा ताज ट्रेपेजियम जोन विकसित किया गया है। इसके तहत स्मारकों के चारों तरफ उत्सर्जन मानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। मतलब ये जो निकलने वाली गैस वगैरह ना, उस पर खास करके ध्यान दिया जा रहा है कि भाई लिमिट से ज़्यादा ना निकले, जिससे, क्योंकि ये जो आपका ताजमहल है ये विश्व धरोहर में शामिल है, ठीक है, और इसके इसके इस बिल्डिंग पे काफ़ी धब्बे पड़ रहे हैं,
इसको देखते हुए जो है 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई आप लोग जो है इसके चारों तरफ किसको ऑर्डर दिया था? वन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय को उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसके चारों तरफ जो है आप हरित क्षेत्र मतलब पेड़ पौधे लगाइए, जिससे कि जो है ना वो अम्ल वर्षा ना हो। ठीक है। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया कहाँ है? जब भी शांत घाटी की है बात आए तो याद रखिएगा वो केरल में है, और फूलों की घाटी की बात आए तो वो उत्तराखंड में। ठीक है, हम शांत वैली की बात करें, साइलेंट वैली की। केरल स्थित शांत वैली में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी। यह केरल के पलक्कड़ जिले में, याद रखिएगा साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल के पलक्कड़ जिले में लगभग 12 किलोमीटर लंबाई और 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। तो ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद करना जरूरी होगा आपको कि ये केरल के किस जिले में है, तो पलक्कड़ जिले में है, और लगभग 12 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है। शांत घाटी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है। अब ये पूछा जा सकता है कि शांत घाटी जो है कौन से एक बायो रिजर्व का भाग है, तो शांत घाटी जो है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर का रिजर्व का एक भाग है। इस घाटी को वर्ष 1984, और यहाँ पे देखिए औपचारिक रूप से मतलब बोला गया फॉर्मल तरीके से 1985 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा कि शांत घाटी को सन 1985, 84 या 85 दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा वहां पे। तो इस वर्ष जो है इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था तो गुरु जम्भेश्वर के द्वारा। ठीक है ना, गुरु जम्भेश्वर जी के द्वारा बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अभी तो बिश्नोई संप्रदाय जो है ना ये हिंदू संप्रदाय है, हिंदू धर्म में ये लोग आस्था रखते हैं, और ये आपको अजमेर में मिलते हैं। ठीक है ना, अजमेर में। बिश्नोई समाज उत्तर भारत का एक हिंदू संप्रदाय है जिसमें शाकाहारी जाति के लोग हैं जो जम्बेश्वर जी के बताए 29 नियम पर चलते हैं। जम्बो जी ने संवत 1542 की कार्तिक वदी अष्टी को बिश्नोई धर्म का प्रवर्तन किया। बिश्नोई समाज के लोग वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा ये लोग आपके राजस्थान में आपको मिलेंगे। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको EIA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये कब स्थापित किया गया, तो 1969 में। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। EIA मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की स्थापना वर्ष 1969 में अमेरिका में किया गया। अमेरिका में पर्यावरण अवनयन के, देखिए अवनयन का मतलब होता है नीचे गिरना। ठीक है ना, अवनयन का मतलब डिटेरियोरेट होना, घटते जाना। उन्नयन और अगर अवनयन कोण आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उन्नयन का मतलब ऊपर जाना, अवनयन का मतलब नीचे जाना। पड़ने वाले घातक प्रभावों का आकलन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। पर्यावरण मूल्यांकन प्रस्तावित कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने के फैसले से पहले एक योजना, नीति, कार्यक्रम या वास्तविक परियोजनाओं के पर्यावरणीय परिणामों का मूल्यांकन है। ठीक है ना। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है, तो याद रखिएगा कि वायुमंडल में जो है वो लगभग 78.09% जो है वो नाइट्रोजन गैस होती है सबसे ज्यादा मात्रा में। ठीक है ना, ऑक्सीजन का लगभग 20.95 या कहीं कहीं 21% बोला जाता है। ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78.08% होती है, जबकि ऑक्सीजन 20.95, देखिए मैंने बताया, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। अतः निकटस्थ सही उत्तर का विकल्प बी है, इस तरह से मतलब बोला गया है यहाँ पे। ठीक है। निम्न में से किस गैस की, ये जो है क्वेश्चन 2 बार आ गया है। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, अभी ऊपर मैंने करा दिया है आपको। लंदन धूम्र पाया जाता है, तो लंदन धूम्र जो है ये शीतकाल में सुबह के समय। अब लंदन धूम्र होता क्या है इसको देख लेते हैं। शीतकालीन मौसम में, मतलब जो ठंड का मौसम पड़ता है ना, कि सुबह कोहरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन धूम्र कहलाता है। मतलब कोहरे जैसा जो दिखाई देता है ना, एकदम धुंध धुंध टाइप का, उसको हम लंदन धूम्र कहते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश से हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देती हैं, जैसे ओजोन। ओजोन भी देखिए एक तरह का क्या है, प्रदूषक है। फॉर्मेल्डिहाइड और पैन प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट आदि। इन्हीं द्वितीयक प्रदूषकों से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा उत्पन्न होता है।
जहाँ पर यातायात अधिक रहता है वहाँ पर भी गर्म परिस्थितियाँ तथा तेज सूर्य विकिरण से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का निर्माण होता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, तो जब भी विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। जबकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। तो इसमें आपको 3-4 चीज़ें मिल गई कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, इसी की वजह से रतौंधी होती है। ठीक है। जबकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स मतलब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो ये आज आपके लिए पर्यावरणीय अध्ययन से कुछ प्रश्न थे। आई होप कि ये जो है क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। ठीक है। ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट है तो कृपया जो है कमेंट करके आप बताएं। और ये जो वीडियो है आपको लगातार एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही है। ठीक है। तो मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।